अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हम्मास और आप देख रहे हैं सैयद हम्मास ऑनलाइन कोचिंग फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ सैयद कोचिंग सेंटर। अगर आप भी एक ऐप और वेबसाइट बनाने में इंटरेस्ट रखते हैं और आपको नहीं पता कि एक ऐप और वेबसाइट किस तरह बनती है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने जा रही है। तो अगर आप एक बिगिनर हैं, आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि एक वेबसाइट और ऐप किस तरह बनती है, बस इतना पता है कि कोडिंग से बनती है, तो आप इस वीडियो को अंटिल एंड तक बिल्कुल यानी कि एंड तक देखिएगा। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी आप बिल्कुल इस तरह है, अगर आपने वीडियो पूरी देख ली तो आप में बहुत ज़्यादा एवोल्यूशन आ जाएगा। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ, बिना किसी टाइम को ज़ाया करें शुरू करते हैं अपना काउंट। तो जी भाई, हम आ गए हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। तो हम आज सीखेंगे बेसिक लैंग्वेज। समझ ही गए होंगे बेसिक लैंग्वेज। तो बेसिक यानी बुनियादी लैंग्वेज। आपको मैं 110 बल्कि 120 या 1000% मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली ना तो आप ना बेसिक लेवल के एंट्री लेवल के मास्टर बन जाएंगे। मीन्स डेट के आप बेसिक लेवल जो है, बेसिक लेवल की जो लैंग्वेज है ना, वो आपको पूरी समझ में आ जाएगी। Oh my God! अब इसके अंदर स्टेटमेंट्स कमांड तो मैं बाद में बताऊंगा। अब हम बात करें तो बेसिक लैंग्वेज के अंदर हम कौन सा सॉफ्टवेयर पहले चलाना सीखेंगे और उसके अंदर हम प्रोग्राम क्या कैसे बनाएंगे, प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम किस लैंग्वेज में बनता है और प्रोग्राम को ट्रांसलेट किस तरह किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग चल लेते हैं नीचे की तरफ। ये तो आपके सामने प्रोग्राम की जो ये स्क्रीन की स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, ये GW बेसिक है, जो कि बहुत ज़्यादा बेसिक लैंग्वेज जो है ना उसमें इस्तेमाल होता है। यानी मीन्स डेट की ना ये बेसिक लैंग्वेज का पहला प्रोग्राम है एक तरीके से, GW बेसिक। ये आपको 9 मैट्रिक में भी पढ़ाया जाता है। तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसको डिस्कस करने का फायदा नहीं। इसके अंदर प्रोग्राम बनाते हैं और आपको प्रोग्राम बनाने का मतलब ही नहीं पता प्रोग्राम क्या होता है और प्रोग्राम बनता किस तरह है, प्रोग्राम कौन सी लैंग्वेज में बनता है, प्रोग्राम को ट्रांसलेट किस तरह किया जाता है, प्रोग्राम की असल वजह क्या होती है बनाने की, ये सब जानेंगे। ठीक है, इसको कहते हैं वैसे आईडी ऑफ GW बेसिक। आईडी ऑफ GW बेसिक अभी मैं नहीं बताऊंगा, कोई बताने का फायदा ही नहीं है, कुछ समझ में ही नहीं आएगा। मतलब ऐसे ना चिड़िया उड़ती भी चली जाएगी, समझ में आ गई आपको, चिड़िया उड़ती भी चली जाएगी, तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे। अब मेन क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे, व्हाई वी यूज GW बेसिक एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ GW बेसिक। हम GW बेसिक को इस्तेमाल क्यों करते हैं और GW बेसिक को इस्तेमाल करने का मकसद क्या है हमारा। पहला सवाल ये हो गया, व्हाट इज प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है, व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड ट्रांसलेटर्स। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है और ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं। ठीक है भाई, सबसे पहले जो ये पहला सवाल है हम आखिरी में डिस्कस करेंगे और जो दूसरा सवाल है वो पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड ट्रांसलेटर्स दैट व्हाट टाइप ऑफ वर्क दे डू। हमारे पास सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, एक आइडिया होना चाहिए, यानी कि हमें पता होना चाहिए कि ट्रांसलेटर्स और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या काम करते हैं, इनका काम क्या है जो ये सर अंजाम देते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज व्हाट इज प्रोग्राम। प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर। ठीक है भाई, प्रोग्राम एक ऐसा मजमुआ, ऐसा सेट है हदायत का जो कंप्यूटर को दी जाती है। ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल, मतलब कुछ भी मिस नहीं करना। या आप 10% या पे वो 10 सेकंड परसेंट का 10 सेकंड या 15 सेकंड या 20 सेकंड आप आगे बढ़ा दें वीडियो को बीच बीच में से, ऐसा बिल्कुल नहीं करिएगा। वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको ये बेसिक लैंग्वेज पूरी की पूरी आ जाए। इसके अंदर मैं हर एक चीज बता दूंगा आपको, मैं गारंटी देता हूँ, बस आप ना इस वीडियो को मिस नहीं करेगा। और अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो मैं आपको मतलब मैं फिर भी आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि ना वजह ये हो सकता है आपको कुछ न्यू जानने को मिले। और अगर आप एक एक्सपर्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब आपको एक्सपर्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, आपको GW बेसिक के ट्यूटोरियल देखना है डायरेक्ट, तो मैं नीचे कमेंट के अंदर मैंने एक्चुअल वीडियो स्टार्टिंग डाल के नंबर डाल दिया मैंने, जहाँ से वीडियो स्टार्ट हो रही है। अब उस पर क्लिक करके डायरेक्ट GW बेसिक के ऊपर जा सकते हैं। अभी मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझा रहा हूं, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रोग्राम पे चलते हैं। प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर। तो प्रोग्राम एक ऐसा मजमुआ, ऐसा सेट है हदायत के जो कंप्यूटर्स को दी जाती है। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर मैंने बताया था, आपने मेरी वीडियो देखी होगी कैपेबिलिटीज एंड लिमिटेशन वाली शायद मैंने, हाँ इसमें बताया था। तो आपने अगर नहीं देखी तो आप जाके चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मैं सजेशन डाल दूंगा, यहाँ पे देखें मेरा कैसा है, यहाँ पे सजेशन आ रही होगी, आप इस पे क्लिक करें वीडियो देख सकते हैं। ठीक है ना, इसके अंदर मैंने बताया था कंप्यूटर खुद से कुछ भी काम नहीं कर सकता, कब सब काम हमें उसे करवाना होता है। यानी कि हम उसको डेटा देते हैं और इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं, फिर जाके वो अमल में लाके हमारे को एक रिजल्ट देता है जो हमारे काम का होता है। ठीक है भाई, ठीक है। अब ये कह रहा है, सो द क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस। द आंसर इज एनी टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट यू वांट टू डू दैट कंप्यूटर टू डू। अब सवाल ये है कि इंस्ट्रक्शंस किस तरह की इंस्ट्रक्शन, यानी किस तरह की हिदायत। द आंसर इज, यानी कि जवाब ये है कि इंस्ट्रक्शंस कुछ भी हो सकते हैं, यानी कि हिदायत कुछ भी दे सकते हैं हम कंप्यूटर को, जो हम करवाना चाहते हैं कंप्यूटर से, जो कंप्यूटर करे। ठीक है, द प्रोग्राम इज एन इंस्ट्रक्शन गाइड फॉर अ कंप्यूटर। प्रोग्राम एक कंप्यूटर के लिए हिदायत, मतलब इसका मेन पूरा निचोड़, यानी कि एक समरी होती है इंग्लिश की,
इसी तरह से ये इसका एक निचोड़ है जो मैंने लिख दिया ग्रे कलर की लाइन में, हाईलाइटेड लाइन। द प्रोग्राम इज एन इंस्ट्रक्शन गाइड फॉर अ कंप्यूटर। प्रोग्राम एक कंप्यूटर के लिए हिदायत और एक गाइड करने यानी रहनुमाई करने की चीज़ है कंप्यूटर के लिए। अब डिफरेंस बिटवीन प्रोग्राम एंड डेटा यहाँ पे क्यों लिखा गया है इसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। प्रोग्राम में जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो कुछ भी तरह के होते हैं, मैंने अभी आपको बताया। तो प्रोग्राम में कुछ भी हिदायत, डेटा में भी तो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, तो फिर फर्क क्या रहेगा? यहाँ पे डेटा भी तो लिख सकते थे हम, तो ये काम कर रहे हैं इसके अंदर, ये जो DW बेसिक का आईडी है इसके अंदर भी तो डेटा ही लिख रहे हैं एक तरीके से। हमें पता है डेटा, मैंने बताया था आपको, आपने वो वाली वीडियो भी नहीं देखी होगी, तो आप यहाँ पे मैं ये डाल दूंगा, सजेशन यहाँ पे आ रही होगी तो आप चेक कर लेना, फिर आपको थोड़ा एक वो क्या कहते हैं बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, डिक्लेयर हो जाएगा कि क्या चीज़ होती है डेटा। ठीक है, मैं फिर भी बता देता हूँ कि डेटा होता क्या। डेटा में कुछ भी आ सकता है, डेटा में कुछ भी आ सकता है, यानी कि मीन्स दैट कि आप कुछ भी, आपको जो पता है चीज़, भले वो टेंजिबल हो, इनटेंजिबल हो, फिजिकल हो, केमिकल हो, केमिस्ट्री की तरफ से लगा थोड़ा सा, लेकिन फिर भी कि आप कुछ भी हो भले, वो आपने उसको डेटा, आपको पता है वो चीज़ है, वो डेटा कहलाएगा, आपके पास वो डेटा मौजूद है। अब प्रोग्राम में भी यही है, तो फिर प्रोग्राम और डेटा में क्या फ़र्क हो गया? अब फ़र्क ये है कि प्रोग्राम जो है वो जो डेवलपर है वो बनाता है। ठीक है, अगर कोई सॉफ्टवेयर है जैसे कि आपके मोबाइल में कोई वीडियो एडिटर है या फिर पिक्स एडिटर है, आप तस्वीरें एडिट करते हैं, तस्वीरें एडिट करते हैं, अगर कंप्यूटर में करते हैं तो एडोब है, जाहिर सी बात है। अगर आप इंटरनेशनल तरीके से अगर आप वीडियो या फिर वो वीडियो के सॉरी पिक्चर्स एडिट करते हैं तो आपके पास एडोब फोटोशॉप होगा। तो मैं बात कर रहा प्रोग्राम की, तो हमारे मोबाइल में अगर कोई पिक्स एडिटर है हम उसको एडिट करते हैं पिक्स, तो अगर हमारे मोबाइल में कोई एडिटर नहीं होगा तो हम अपनी तस्वीरें कैसे एडिट करेंगे? मींस दैट कि हमारे मोबाइल में वो चीज़ मौजूद होनी चाहिए जिससे हम काम ले रहे हैं। आई समझ में? छोटे समझ में आया क्या? नहीं है तो दूसरी मिसाल की तरफ चलता है। हमारे कंप्यूटर में अगर एडोब फोटोशॉप है तो हम उसकी फोटो एडिट कर सकते हैं। मोबाइल में तो फिर भी दो नंबर ऐप ऑलरेडी चली, मतलब ओरिजिनल ऐप 2 नंबर कह रहा हूँ, मतलब ओरिजिनल ऐप चली हुई होती है, उससे आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा कुछ भी नहीं होता। पीसी में, विंडोज़ के सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ भी ऐसा कुछ ऑलरेडी नहीं डला हुआ आता, आपने कुछ ना कुछ डालना पड़ता है। तो उसके अंदर वो प्रोग्राम आपने डालना होता है, इंस्ट्रक्शन देने होते हैं। मतलब आप एक तस्वीर एडिट कर रहे हैं, आप उसका कंट्रास्ट बढ़ा रहे हैं, आप उसको एक प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, हिदायत कर रहे हैं, तो वो जब भी करेगा आप उसको बता रहे हैं, इस तरह कंप्यूटर खुद ब खुद कर रहा है। आई समझ में? अब खुद ब खुद, ये आप तो बोलेंगे भाई खुद ब खुद क्या मैं कर रहा हूँ, ये नहीं, कंप्यूटर खुद कर रहा है, आप तो सिर्फ उसे बता रहे हैं। ये मीन्स दैट कि अगर आप इसके कंट्रास्ट बढ़ाएंगे तो खुद आपको कुछ ना कुछ चेक करना पड़ेगा, मतलब आपको 0 और 1 की लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, वो आगे जाके बताऊंगा मैं आपको। तो फर्क ये होता है कि प्रोग्राम होगा तो काम होगा। अब डेटा, ठीक है, और प्रोग्राम कौन बनाता है? डेवलपर बनाता है, डेवलपर। प्रोग्राम ऑलरेडी एग्जीक्यूट हुआ, ऑलरेडी चल रहा होता है किसी भी सॉफ्टवेयर के पीछे, बस हमें उसे एग्जीक्यूट करवाना होता है। द मेन पॉइंट ऑफ दिस इज कि प्रोग्राम पहले से बना हुआ होता है, ऑलरेडी चल रहा होता है, बस हमें उसे एग्जीक्यूट कराना होता है, कंप्यूटर को बताना होता है कि भाई अब इस प्रोग्राम में से इस वाला प्रोग्राम, ये इस सॉफ्टवेयर का इस प्रोग्राम को रन कर दो, बस। आई समझ में? नो, सिंपल ये, ठीक है, बड़े सिंपल तरीके से बता दिया। अब डेटा कुछ भी हो सकता है, प्रोग्राम में इतना फर्क होता है कि वो पहले से बना हुआ था, डेटा हमारा अपना बना हुआ होता है। डेटा कुछ भी हो सकता है, प्रोग्राम कुछ भी नहीं, यानी कि डेवलपर की तरफ से कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारी तरफ से कुछ नहीं हो सकता। अगर डेवलपर कुछ भी बनाता है तो वो बात अलग है, लेकिन हमारा जो है वो प्रोग्राम ऐसा नहीं होगा कि हम तो कुछ भी लिखते हैं, भाई काम करना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। अब तो चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। द सेकंड क्वेश्चन इज द कंप्यूटर डजंट अंडरस्टैंड आवर ह्यूमंस लैंग्वेज, हाउ कैन यू एक्सप्लेन इट? कंप्यूटर जो है हमारी लैंग्वेज नहीं समझता, यानी कि मीन्स डेट जो मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ आप समझ रहे होंगे, मैं उर्दू लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ। अगर आप पाकिस्तान से, अगर आप इंडिया से बैठे हैं तो आपको पता होगा मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, बांग्लादेश में बैठे हैं तो आपको दोनों का पता होगा मैं हिंदी उर्दू दोनों में बात कर रहा हूँ। लेकिन जो एक इंग्लिश होगा या फिर कोई बाहर के मुल्क से देख रहा होगा, यानी फॉरेन कंट्री है, कनाडा, अमेरिका, चाइनीज, तो अगर उसे इंग्लिश आती होगी तो वो मेरी स्क्रीन को देख के समझ रहा होगा, अगर उसको सीखना होगा तो वो मेरी आवाज़ नहीं समझ पा रहा होगा। लेकिन कंप्यूटर जो है इन लैंग्वेज में से कुछ भी समझ नहीं पाता, तो हम उसको कैसे समझाएंगे? ऑब्वियसली हम 0 और 1 के जरिए उसे समझाते हैं। मैंने बताया अभी कि कंप्यूटर जो है सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है। आपने पढ़ा होगा 6 से लेकर 9 तक तो, मैट्रिक तक तो यही सब रहता है, 0 और 1 ही आता रहता है, इसके बार बार बीच में और बाइनरी लैंग्वेज, डेसिमल लैंग्वेज, ये डेसिमल, ऑक्टा, हेक्सा, फला बहुत सारी लैंग्वेज, उनमें से ये एक है जो हमें सीखनी पड़ती है। तो अब इसको थोड़ा सा आगे जाके मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अब हम क्या करेंगे, कंप्यूटर को कैसे समझाएंगे? ठीक है, हमें तो नहीं आती 0 और 1, हम इसमें 0 1 लिखा हुआ है, ये देखें, मैं कहाँ पे ऊपर जाकर आपको दिखाता हूँ, आईटी में ये 0 1 लिखा हुआ है। ये कहाँ 0 1 तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, ये तो हमने अपनी जबान में लिखा हुआ है, देखो, प्रिंट हेलो वर्ल्ड एंड, बस
ये एंड तो प्रिंट उसका चीज है। अब देखो ये लिखा हुआ है इंग्लिश के अंदर, अब कंप्यूटर को क्या पल्ले पड़ रहा होगा इसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है भाई। ये इस तरह से हिसाब हो गया, कंप्यूटर को कुछ समझ में ही नहीं आया। अब हम ट्रांसलेटर यूज करते हैं। ट्रांसलेटर्स कैसे कि ये हम लोग बोलेंगे भाई गूगल के पास जाएंगे कुछ एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड करेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। इसको थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे, वजह ये क्योंकि अभी समझाऊंगा तो पल्ले ही नहीं पड़ेगा। अब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थोड़ा सीख लेते हैं। प्रोग्राम हमने पढ़ लिया, प्रोग्राम क्या होता है समझ में आ गया? No. अगर नहीं आया नीचे कमेंट में कर देते हैं, क्वेश्चन करें, मैं दोबारा आपको पर्सनली तौर पे भी बता दूंगा, ठीक है। पर्सनल तौर पे भी बता दूंगा अगर आप मुझे कमेंट करके पूछते हैं तो, या फिर आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। हमारे कम्युनिटी व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, मेरे ख्याल से चला भी गया होगा आके शायद। तो टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेजेस, हाई लेवल लैंग्वेजेस। टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी टाइप्स होती हैं। जो हम प्रोग्राम लिखते हैं ना वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, तो उसकी दो टाइप्स हैं यहाँ पे मौजूद, लो लेवल लैंग्वेजेस एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस। No, God, please, no. अब सबसे पहले लो लेवल लैंग्वेजेस, फार फ्रॉम ह्यूमंस एंड क्लोज टू मशीन्स। अब यहाँ पे ये चीज बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लिखी गई है। फार फ्रॉम ह्यूमंस यानी कि इंसानों से दूर, क्लोज टू मशीन्स मशीन से करीब। अब यहाँ पे ये क्या गलत लिखी गई है? फार फ्रॉम ह्यूमंस। अब फार फ्रॉम ह्यूमंस तो ये गलत ही लिखा गया है, इंसानों से दूर और मशीन से करीब, मतलब इंसानों को कम समझ में आती है, मशीनों को ज्यादा समझ में आती है। यहाँ पे लिखना चाहिए था अननोन फ्रॉम ह्यूमंस एंड क्लोज टू मशीन्स, ठीक है। इंसानों को तो समझ में ही नहीं आती है और मशीनों के करीब है, ठीक है। 0 और 1 क्या समझ में आएगा? अगर मैं आपको 0 1 में 0 1 0 1 1 1 0 ऐसा करके कुछ बोलता हूँ, आपको समझ में आएगा मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ? तो यहाँ पे ना वैसे अननोन फ्रॉम द ह्यूमंस आप इस तरह समझते हैं, यानी कि इंसानों से लापता लैंग्वेज है, ठीक है। ये लो लेवल लैंग्वेज है मशीन की, 0 और 1 वाली। अब इसकी भी दो टाइप्स होती हैं। लो लेवल लैंग्वेजेस की भी दो टाइप्स होती हैं, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। अब मशीन लैंग्वेज तो है ही 0 और 1 की पूरी, मतलब ओरिजिनल 0 1 होता है ना, ये बिल्कुल वही है। देखो मशीन लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1, ये तो बेस्ड है 0 और 1 पे, इस पे तो आपने सारा प्रोग्राम ही 0 और 1 पे लिखना है, ठीक है ना। अब आ जाती है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज यूज निमोनिक्स। अब निमोनिक्स क्या होती है? दूसरी चीज है कि निमोनिक्स, इसलिए ये लिखा होगा एम निमोनिक्स या मनी मोनिक्स, आप समझ पढ़ रहे होंगे इसको। मनी मोनिक्स नहीं, ये एम जो है ना साइलेंट वर्ड है, ये देखो ना मैंने ब्रैकेट में भी इसलिए यहाँ पे लिख दिया है, ये देख रहे हैं, ये निमोनिक्स ओरिजिनल इसका वर्ड है, तो यहाँ निमोनिक्स इसे कहते हैं। अब व्हाट इज निमोनिक्स? निमोनिक्स क्या होती है? असेंबली लैंग्वेज आप समझ लें। मशीन लैंग्वेज मैंने आपको बता दी 0 और 1 होती है, इसको ध्यान ही दें, बस समझने वाली बात है यहाँ पे। असेंबली लैंग्वेज थोड़ी सी जरूरत है, पढ़ लेते हैं। अब निमोनिक्स क्या होते हैं? इंग्लिश के शॉर्ट वर्ड या टर्म को निमोनिक्स कहते हैं। मीन डेट के आपने कभी 5 क्लास या 4 कभी क्या आपने पढ़ी होगी, जाहिर सी बात है 4 या 5 क्लास में मैथ की बुक खोली होगी, तो उसके अंदर लिखा हुआ होता है बात के एट द फॉलोइंग सब द फॉलोइंग, इस तरह के क्वेश्चन। अब एडिशन का 8 लिखा होता है, कभी सब्ट्रैक्शन का सब द फॉलोइंग लिखा हुआ होता है। तो इसी तरह इसको कहते हैं निमोनिक्स। इंग्लिश के हाफ वर्ड्स को निमोनिक्स जो कंप्यूटर समझता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा मूव का जो है ना MOV, एडिशन का 8 जो मैथ्स में भी इस्तेमाल होता है, मल्टीप्लाई जंप का जंप। अभी मूव जो है ना एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में मूव करने के लिए इस्तेमाल होता है, एडिशन मल्टीप्लाई तो समझ आ गया होगा। जंप का जो दूसरे प्रोग्राम से एक लाइन से दूसरी लाइन पे जंप करने के लिए, ETC बहुत सारे होते हैं असेंबली लैंग्वेज में। अब दोबारा एक क्वेश्चन यही आता है कि कंप्यूटर को तो इंग्लिश समझ में ही नहीं आती, फिर कैसे समझाएंगे भाई? बट अगेन द क्वेश्चन इज दैट द कंप्यूटर डजंट अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज, सो व्हाट वी डू नाउ? आई ऑलरेडी प्रीवियसली सेड वी यूज ट्रांसलेटर। मैंने आपको बताया कि हम ट्रांसलेटर यूज करेंगे, लेकिन बाद में करेंगे। अभी बात ध्यान से समझे, भी ट्रांसलेटर जैसी कोई मखलूक है ही नहीं। अभी समझे कि कंप्यूटर समझ जाता है हमारी जबान, अभी ये समझ लीजिए, ठीक है। अब आ जाती है हाई लेवल लैंग्वेज। देखिए लो लेवल लैंग्वेज बहुत सिंपल थी, इसके अंदर दो टाइप्स आती थी, दोनों टाइप समझ में आ गई। अगर नहीं आई दोबारा पूछ लीजिएगा, मैं आपको दोबारा एक रिव्यू कर देता हूँ। असेंबली लैंग्वेज निमोनिक्स इस्तेमाल करती है। निमोनिक्स शॉर्ट टर्म तो वर्ड्स को कहते हैं इंग्लिश के, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, यहाँ पे बहुत सारे होते हैं, ये मैंने एग्जांपल के तौर पर 3 या 4 लिख दिए, ठीक है। और मशीन लैंग्वेज 0 और 1 का इस्तेमाल करती है बस। अब हाई लेवल लैंग्वेज क्लोज टू ह्यूमंस बट फार फ्रॉम मशीन, ये बिल्कुल 100% ओके लिखा हुआ है यहाँ पे। ये इंसानों से करीब है और मशीन से थोड़ी दूर है, थोड़ी नहीं मतलब काफी ज्यादा दूर है, क्योंकि यहाँ पे तो इस लफ्ज जो है ना अप टू 90% या 80% हम लोग इंग्लिश के इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। मशीन को तो इंग्लिश समझ ही नहीं आती है, ठीक है ना, अभी बताया था मैंने, ठीक है। हम यहाँ पे अप टू 90 या 80% इंग्लिश के वर्ड इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और यहाँ पे तो ये है भाई मशीन है, हमारा कंप्यूटर बेचारा 0 और 1 को लेके बैठा हुआ है। 0 और 1 को तो हम प्लस माइनस में इस्तेमाल करते हैं, ये बात समझने में इस्तेमाल करता है, बात ही क्या है इस कंप्यूटर की, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ हाई लैंग्वेज
No, God, please, no! जैसे आप आ जाए, अब यहाँ पे देखें कितनी सारी टाइप्स आ गई, अब देख कर सर घूम गया होगा आपका तो। ठीक है, ये लिखी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी 10 जो है ना, ये 10 इसी मैंने लिखी है, 10 तो है भी नहीं, बहुत सारी हैं। वहां पे सिर्फ 2 एग्जाम आ गए थे, यहाँ पे पूरी 10 मैंने इसलिए लिखी क्योंकि आपको समझ में आ जाए। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी कि आज जो हम लोग पढ़ेंगे, मैंने बताया बेसिक लैंग्वेज पढ़ेंगे। ठीक है ना, बेसिक मैंने इसलिए शुरू में ही लिख दिया। दूसरे नंबर पे फोटोन, कोबोल, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, पीएचपी, स्विफ्ट, विजुअल बेसिक। ठीक है भाई, हमने जो बेसिक पढ़ना है ना, अब बेसिक को हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अब इसको बता देता हूँ मैं आपको, ये सारी लैंग्वेज क्या करती है, इसके अंदर क्या ऐसा होता है। ईच लैंग्वेज has its own specialization, means that each language has made for some specific work। हर एक लैंग्वेज जो है ना अपने खास मकसद में कामयाब है, यानी कि हर एक लैंग्वेज किसी खास मकसद के लिए बनाई गई है, किसी काम को सर अंजाम देने के लिए। फॉर एग्जांपल, कोई ना कोई जो लैंग्वेज है ना वेबसाइट बनाती है, कोई एंड्रॉइड एप्स बनाती है, यानी कि आपके मोबाइल में चलने वाली एंड्रॉइड। अब एंड्रॉइड मोबाइल हुआवे वगैरह, सैमसंग, बहुत सारी कंपनियां हैं, इन सब को जो आप मोबाइल इस्तेमाल करते हो तो उसमें एंड्रॉइड है, आपको सबको ही पता होगा। तो उसकी ऐप्स बनाने के लिए काम आती है, कुछ कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर बनाने के लिए काम आती है, पीसी सॉफ्टवेयर एंड iOS FETC, यानी कि एंड्रॉइड सॉरी कह रहा हूँ, वो एप्पल का जो आप फोन इस्तेमाल करते हैं, आईफोन जो कहलाता है, उसके अंदर iOS होता है, जो उसका अपना ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है, उसकी ऐप बनाने के लिए कुछ काम आती है। अब हो सकता हो कि भाई इसमें तो कुछ हो ही नहीं, लेकिन ये आपको समझने की भी जरूरत नहीं है। अभी जो लेटेस्ट चली ना वो पाइथन है, ये पाइथन चल रही है, और जावा, और एक और होती है जावा स्क्रिप्ट, एक होती है जावा स्क्रिप्ट, वो भी अभी मैंने लिखी नहीं क्योंकि ऑलरेडी 10 वो लिख दी है, कुछ और तो परेशान हो जाओ आप लोग, इसलिए मैंने नहीं लिखी। तो अब पढ़ लेते हैं। द मेन बिगनर्स लैंग्वेज दैट वी लर्न नाउ इज बेसिक। मैंने अभी तो बताया आपको कि हम लोग जो पढ़ेंगे ना, कि हम लोग जो अभी लैंग्वेज पढ़ेंगे वो है बेसिक। मैं भूल गया, याद आ गया, शुक्र, बेसिक लैंग्वेज पढ़ेंगे। अब बेसिक स्टैंड फॉर बिगनर्स ऑल पर्पस सिम्बियोलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। यहाँ पे बेसिक के बी से आप समझ गए होंगे, बेसिक का बी बिगनर्स कह रहा है, आई समझ में, बेसिक का बी आपको कह रहा है बिगनर्स, यानी कि अगर आप न्यू है, ठीक है ना। बेसिक लैंग्वेज, बेसिक जो है स्टैंड फॉर बिगनर्स ऑल पर्पस सिम्बियोलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। अब इसका मतलब मुझे नहीं पता था कि किस मकसद पे रखा गया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। बेसिक लैंग्वेज इज वेरी इजी वे टू लर्न प्रोग्रामिंग बिकॉज इट्स मेड फॉर बिगनर्स। बेसिक लैंग्वेज बहुत आसान तरीन लैंग्वेज है, वो उन लोगों के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए तो है, लेकिन उन लोगों के लिए जो अभी मतलब कोडिंग के अंदर या प्रोग्रामिंग के अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर नए नए अभी शामिल हुए हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप अभी वीडियो देख रहे हो तो आप यकीनन बिल्कुल एक, जैसे पबजी खेलने वाले को नूब कहते हैं, तो इसी तरह आप भी एक नूब है, समझ लीजिए। आप एक नूब या बोट समझ लीजिए, बिल्कुल मैं आपको बोट वाली ट्रेनिंग दे रहा हूँ यहाँ पे। अगर आपने पूरी सीख ली ना तो आप बोट से नूब बन जाएंगे, और नूब से आप प्रो बनने में आपको टाइम नहीं लगेगा। आप डायरेक्ट सोच रहे हैं कि मैं तो वीडियो देखूं या फिर कुछ सीखूं तो प्रो बन जाऊंगा, या फिर मैं, अगर आप हो सकता है कुछ आपने आगे पीछे से इन्फॉर्मेशन निकाली हुई हो पीएचपी या पाइथन या विजुअल बेसिक के बारे में, और मैं वो देखूं प्रो बन जाऊंगा, या पाइथन में सीख लूंगा तो भाई मैं ऐसा हो जाएगा, C++ सीख लूंगा तो ये बन जाऊंगा, प्रोग्रामर बन जाऊंगा। ऐसा नहीं होगा, आपको पहले बोट से नूब बनना होगा, नूब से प्रो बनना होगा, ठीक है। नाउ वी आर ऑन द सेकंड मेन क्वेश्चन। अब हम अपने दूसरे मेन क्वेश्चन पे आ गए भाई, आप ट्रांसलेटर्स पे आ गए हम, ठीक है। जो मैंने कहा था ना चीज भूल जाओ नहीं है, अब वो याद कर लो थी, ठीक है। मैंने बताया था कि हम जो ये लैंग्वेज है लो लेवल लैंग्वेज, उसका जो असेंबली लैंग्वेज है हमारा, ये इसके अंदर इंग्लिश वर्ड इस्तेमाल होते हैं। मशीन लैंग्वेज को छोड़े, मशीन लैंग्वेज तो है ही ऑटोमेटिक कंप्यूटर की। असेंबली लैंग्वेज में थोड़े बहुत इंग्लिश के वर्ड इस्तेमाल होते हैं, और हमारी हाई लेवल लैंग्वेज माशाल्लाह से पूरी की पूरी इंग्लिश के अंदर है, ठीक है। मेन चीज ये हो गई। ट्रांसलेटर्स आ गए, अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये जो ट्रांसलेटर्स है ना, जैसे हम लोग अपने दूसरे एक वो गूगल ऐप आती है जो ना इंग्लिश टू उर्दू, या फिर कोई सी भी इंग्लिश टू उर्दू, उर्दू तो जैपनीज, या कोई सी भी जो मतलब आखिरी से तुम्हें दो बंदे जो अलग अलग जबानों के हैं तो वो बात कर सकते हैं उससे, वो उसी तरह से ये भी एक चीज है, ठीक है ना। तो हम इसको पढ़ लेते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, लैंग्वेज प्रोसेसर, इनको लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स भी कहते हैं या लैंग्वेज प्रोसेसर भी कहते हैं। बाज़ औक़ात अगर आप बोर्ड के पेपर देते हैं ना तो एक सवाल आता है तो वहाँ पे लिखा हुआ आता है लैंग्वेज प्रोसेसर, तो परेशान नहीं हो जाएगा, मैंने आपको अभी बता दिया, ठीक है। ठीक है, ये आपके लिए एक हो गया बोर्ड का सवाल, ठीक है। एक टिप फ्री की टिप मिल गई आपको, ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर्स, ये टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर्स आप पढ़ लेते हैं। इसकी टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर्स क्या है, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। अब असेंबलर के आगे आप देखें कोलन लगा हुआ है, फिर लगा हुआ है डीअसेंबलर। कंपाइलर के आगे फिर डीकंपाइलर, इंटरप्रेटर बेचारा अकेला है। अब इसकी वजह क्या है, असेंबलर को तो आप समझ ही गए होंगे मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, ख्याल से नहीं, मेरे ख्याल से 100 नहीं, अप टू 60% आप समझ गए होंगे असेंबलर को। असेंबलर जो है
असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है। अब ये डीएसएम्बलर क्या है, ठीक है। असेंबलर आर ओनली यूज फॉर असेंबली लैंग्वेज फॉर कन्वर्टिंग निमोनिक्स इन मशीन लैंग्वेज, ठीक है। निमोनिक्स को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में 0 और 1 के अंदर, फिर कंप्यूटर को बताता है। हमने कुछ लिखा जैसे कि हाय हेलो वगैरह, अब इसने कन्वर्ट करा 0 और 1 ने कंप्यूटर को लिख के भेज दिया भाई, ठीक है। अब कंप्यूटर तो आंसर 0 और 1 में देगा ना, अब वो क्या करेंगे, अब डीएसएम्बलर उसको 0 1 में हमारे को वापस 0 1 को कन्वर्ट करके हमारे को वही जो हम लैंग्वेज समझते हैं जो हमने लिखी थी उस लैंग्वेज में आंसर दे देगा। मींस दैट के असेंबलर इनपुट के लिए इस्तेमाल होता है और डीएसएम्बलर आउटपुट के लिए। असेंबलर ओनली ट्रांसलेट इनपुट एंड डीएसएम्बलर ट्रांसलेट्स आउटपुट, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गई? छोटे समझ में आया क्या? आनी चाहिए, अगर नहीं आए तो यार ये तो गलत है, फिर आप तो आनी चाहिए, ठीक है। अब ये हो गए। अब दूसरी चीज होती है कंपाइलर डिकम्पाइलर इंटरप्रेटर, ये दोनों चीजें सेम है। कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर आर सिमिलर, दे ओनली ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज बट ईच लैंग्वेज हैज इट्स ओन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। अब यहाँ पे साहब कह रहे हैं कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो है ना सिमिलर है, काफी हद तक सेम है, क्योंकि ये सिर्फ हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन हर एक हाई लेवल लैंग्वेज के पास अपना कंपाइलर और इंटरप्रेटर होता है। मतलब हर जो है ना हाई लेवल लैंग्वेज के पास अपना कंपाइलर होता है या इंटरप्रेटर होता है। मतलब कुछ कंपाइलर इस्तेमाल करते हैं, कुछ इंटरप्रेटर इस्तेमाल करते हैं। अब हमारा जो जीडब्ल्यू बेसिक है ना, जीडब्ल्यू बेसिक वो एक इंटरप्रेटर है। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस कर लेते हैं, बिल्कुल सेम नहीं है, थोड़ा सा फर्क है, ठीक है ना। ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है वर्किंग स्टाइल एंड वे ऑफ वर्किंग, यहाँ पे लिखा हुआ है आपकी आसानी के लिए, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको इनका काम करने का तरीका क्या है। अब यहाँ पे बढ़ते हैं। If you write a statement, command, program, and interpreter, the interpreter check every command statement line by line before write another statement command. Oh, before you write another, यहाँ पे write जो हमारे क्या लिखा है इन्होंने साहब ने, यहाँ पे write ये वाला आएगा। Before you write another statement command, it will tell you all bugs and error that you, ठीक है। अब आप ये इंटरप्रेटर में जीडब्ल्यू बेसिक में ये क्या होता है कि अगर आपने लाइन नंबर के हिसाब से काम कर रहे हैं, आपने एक लाइन लिखी, लाइन लिखने के बाद आपने उसको एंटर करा, यानी कि आपने प्रोग्राम की एक लाइन लिखी, तो अगर आपने एंटर करा तो ये आपको अगर यार मैं भूल गया, आप वीडियो बहुत बड़ी हो गई ना असल में इसलिए, लेकिन फिर ये सुने मुझे पता है मेरा मुंह खुश्क हो गया, आपको भी पता चल जाएगा मेरा मुंह खुश्क हो गया बता के, लेकिन फिर भी ब्रेक लेना, क्लास के दरमियान ब्रेक लेना इज नॉट अलाउड, ठीक है। तो अगर हम एक कमांड लिखते हैं जीडब्ल्यू बेसिक के अंदर, उसको एंटर करते हैं, अगर उस कमांड या भी कोई प्रोग्राम के अंदर कुछ भी गलती वगैरह हो गई है ना, तो ये उसी वक्त चेक करके हमें बता देगा कि आपके प्रोग्राम आपकी इस लाइन में या इस वाले स्टेटमेंट में इस वाले कमांड में गलती है, बग है या एरर है, सिंटैक्स एरर है, इसको आप रिमूव करें, उसके बाद ही जाके मैं अपना आपको अगला प्रोग्राम या अगली लाइन एग्जीक्यूट करने दूंगा। इंटरप्रेटर ये काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ये कंपाइलर। अब while compiler check your program only executing time and show you all error that you do in making program। अब कंपाइलर क्या करता है कि आपको आप गलत लिखें सही लिखें पूरा एक दफा में लिखने की वो चांस देता है। आप पूरा प्रोग्राम एक दफा लिख लेंगे, लिखने के बाद अगर आप इंटर करते हैं फिर आपको ये बताएगा कि भाई इसके अंदर तो ये गलतियां, आप इसको रिमूव करो, फिर मैं जाके इसको एग्जीक्यूट करूंगा। इतना था फर्क है कि ना इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन चेक करता है आपके प्रोग्राम की गलतियां और कंपाइलर एक दफा ही पूरे पेज को पढ़ लेता है, ठीक है। इसमें कोई भी गलती होगी वो आपको हाथ के हाथ, मतलब यानी कि कैश ऑन डिलीवरी वाले चांस है, वो कैश ऑन डिलीवरी वाला काम करता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये वीजा डेबिट कार्ड वाला सिस्टम है कि आपको वीजा डेबिट कार्ड में अगर आपकी कोई चीज खराब आ गई, दरास्ता में चीज महंगाई खराब हो गई है, तो आपके भाई अकाउंट में पैसे डाल देंगे, आपको नकद पैसे नहीं मिलेंगे। तो लेकिन कंपाइलर जो है ना चंद जगहों पे आगे इंटरप्रेटर से, वजह ये क्योंकि ना कंपाइलर वो काम अच्छा करता है, ठीक है, लेकिन इंटरप्रेटर की अपनी अलग खासियत है, कंपाइलर की अलग खासियत है। अब हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का लास्ट स्टेप आ चुका है भाई, लास्ट स्टेप पढ़ लेते हैं इसका। सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड। द प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स कोड एंड सोर्स प्रोग्राम। अगर हमारा प्रोग्राम जो है हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया है तो हम उसे सोर्स कोड बोलेंगे, वो मतलब सोर्स कोड कहेंगे या सोर्स प्रोग्राम कहेंगे। और अगर हमारा प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में लिखा गया है तो हम उसे ऑब्जेक्ट कोड या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहेंगे। हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज खत्म, हमारा जीडब्ल्यू बेसिक अब स्टार्ट हो चुका है। मैंने शायद आपको पहले भी बताया था कि ऊपर की तरफ के ना इसके जो इंटरफेस है ना, यानी कि इसके जो यहाँ पे एनवायरनमेंट है, ये जो स्क्रीन है, स्क्रीन जो इसका इंटरफेस है इसको IDE कहते हैं। अब IDE का मतलब क्या है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, यानी मींस दैट के ऐसा एनवायरनमेंट जो हमें लिखने, पढ़ने, लोड होने,
एग्जीक्यूट होने मीन्स या रन होने कई सलाहियत मुहैया करे, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे हम जो हम लिख सकें, पढ़ सकें, हम उसको चला सकें, उसको IDE कहते हैं। तो हमारे को GW बेसिक का जो इंटरफेस है हमारे को IDE प्रोवाइड करता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है IDE प्रोवाइड अस रीड राइट एग्जीक्यूट रन एंड लोड फैसिलिटी, इसलिए इसको IDE कहते हैं। दिस इंटरफेस इज कॉल्ड IDE। ये MCQs के अंदर आता है, याद रखना है आपने, ठीक है? ठीक है, ये IDE इसको कहते हैं। अब अपना चलते हैं, अब हम ना थोड़ी सी बेसिक लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। No. कि बेसिक लैंग्वेज जो है वो क्या है, किससे बनाई थी, और बेसिक लैंग्वेज से GW बेसिक का क्या लेना देना, और मैंने बता दिया बल्कि ये तो आपको ऊपर, ठीक है? बेसिक लैंग्वेज है वो बेसिक लेवल लैंग्वेज वाज इन्वेंटेड इन 1964 जॉन केमनी एंड थॉमस एगन क्वार्ट्ज। थॉमस क्वार्ट्ज मेड दिस लैंग्वेज इन डार्टमाउथ कॉलेज इन USA। बेसिक लेवल लैंग्वेज जो है वो 1964 में बनाई गई थी, जो कि जॉन केमनी और थॉमस क्वार्ट्ज ने बनाई थी डार्टमाउथ कॉलेज के अंदर, जो USA में मौजूद है, ठीक है? ये समझ में आ गया होगा आपको, मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। मैंने तो इतना मुश्किल अल्फाज में नहीं कहा, क्योंकि ना बहुत सी ऐसी चीज़ होती है ना वही समझ में नहीं आती ज़्यादातर लोगों को, तो इसलिए मैंने ये कहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। बेसिक स्टैंड्स फॉर मैंने दोबारा इसलिए यहाँ पे डाला क्योंकि मैंने यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन लिखा था, तो मैंने इसलिए सोचा कि दोबारा यहाँ पे इसका स्टैंड्स फॉर यानी इसकी एब्रिविएशन डाल दूँ दोबारा, इसलिए। दिस लैंग्वेज इज मेड फॉर बिगिनर्स मीन दैट न्यू स्टूडेंट्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, लेकिन मैंने दोबारा इसलिए लिखा ताकि आपको रिमाइंड हो जाए। आप रिवाइज कर लीजिए इस चीज़ को, और आपको क्या कहते हैं समझने में दोबारा कोई परेशानी पेश ना हो, ठीक है? अब इंट्रोडक्शन टू GW बेसिक। अब GW बेसिक का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। अब GW बेसिक जो है 1983 में बनाया गया था माइक्रोसॉफ्ट। अब आप हैरान हो गए होंगे, बताऊं क्यों? क्योंकि आप तो समझो 1983 में पढ़ाया गया था। Oh my God! मैं 2020 में पढ़ा रहा हूँ, और हमारे को अभी तक हमारे पाकिस्तान वाले 9 ऐसे पढ़ाए, तो 2020 तक पढ़ा रहे हैं, बल्कि आगे तक भी पढ़ाएंगे। वजह ये जो कि वो लैंग्वेज ऐसी है कि हमें उसके बगैर हम कुछ काम नहीं कर सकते। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कब बनाया था। हमारा ये रहा, मैं आपको ऊपर लाके दिखाता हूँ कि हमारा यहाँ पे लिखा हुआ अभी देखें 1983, 1984, 1985, 1986, 1987 इसके अंदर बनाए गए हैं, ठीक है? समझ में आ गई होगी, मैं उम्मीद तो करता ही यही हूँ आपसे कि आपको समझ में तो आनी चाहिए। अगर समझ में नहीं आती तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप परेशान होंगे आपको समझ में नहीं आता, ठीक है ना? ये 1983 में बनाया गया था माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। GW बेसिक इज एन इंटरप्रेटर लैंग्वेज, मैंने आपको बताया है GW बेसिक इंटरप्रेटर है, ठीक है भाई? दिस लैंग्वेज इज मेड फॉर बेसिक लेवल प्रोग्रामिंग। ये लैंग्वेज जो बनाई गई है बेसिक लेवल के प्रोग्रामिंग करने के लिए, प्रोग्राम बनाने के लिए बनाई गई थी, ठीक है ना? नाउ वी हैव सम रूल्स फॉर राइट अ प्रोग्राम इन GW बेसिक, ठीक है ना? अब हमारे पास चंद रूल आते हैं, ठीक है? इस चंद रूल इसके अंदर प्रोग्राम लिखने के लिए, रूल्स के बगैर हम इसके अंदर क्या कहते हैं प्रोग्राम नहीं लिखते। अब ना इफ यू राइट program in GW basic you will need line numbers else your program do not execute or should be run। अगर आप एक प्रोग्राम इसके अंदर लिख रहे हो GW बेसिक में, तो आपको लाइन नंबर की जरूरत पड़ेगी। लाइन नंबर जैसे मैंने यहाँ पे मिसाल ली हुई है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, जैसे ये ऑटो भी होता है, ये आप खुद डाल सकते हैं 1 2 3 4 5। अगर आप इसे ऑटो कहते हैं कि आप ये खुद डालें, तो उसके लिए अलग एक कमांड इस्तेमाल की जाती है। वो जब मैं इसको आप प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा अगली वीडियो में, आपको इसका लाइव प्रैक्टिकल मिलेगा, मतलब जो है ना मैं इसके स्टेटमेंट्स और प्रोग्राम रन करके दिखाऊंगा। एक लाइव मतलब एक प्रोग्राम जो कोई सब बना हुआ होगा मखसूस किसी खास मकसद के लिए, वो आपको मैं रन करके दिखाऊंगा। अभी मैं आपको उसका सब पूरा बेसिक बता रहा हूँ, B से लेकर C तक, ठीक है ना? GW बेसिक्स कहाँ से होगा, ये बेसिक है, ठीक है ना भाई? ये GW बेसिक। अब मैंने एग्जांपल बनाई 1 2 3 4 5, ये आप पे लाइन नंबर डाल दी। अब जब तक आप लाइन नंबर नहीं डालेंगे इसके अंदर प्रोग्राम रन नहीं होगा, ठीक है? अब द लाइन नंबर यू टेकन फॉर योर प्रोग्राम इट शुड बी इंटीजर एंड अनसाइंड, मींस दैट देयर इज नो पॉइंट विद लाइन नंबर एंड आल्सो शुड बी पॉजिटिव। अगर आप एक क्या कहते हैं लाइन नंबर लेते हैं अपने प्रोग्राम के लिए, वो आपको पता होना चाहिए वो इंटीजर हो, यानी कि उसके साथ कोई पॉइंट ना हो या कोई और चीज। आप बोलेंगे इस पे पॉइंट क्यों ना हो, पॉइंट आपने डाला हुआ इधर, ठीक है ना? ये एग्जांपल रियल है, मतलब कोई ये मैंने ऐसी फॉर एग्जांपल वाली एग्जांपल नहीं लिख दी, ये फॉर एग्जांपल तो लिखा हुआ, कहते हैं फॉर एग्जांपल, ये मतलब कि ये ऐसी होती ऐसी है कि ना ये पॉइंट जो डाला हुआ है ना ये ऑटो आता है, ऑटो, ठीक है ना? एक तरीके से ये इसलिए ये मतलब बुलेट्स के साथ यहाँ पे ऑटो आता है, ठीक है ना? कुछ और मत समझ लेना कि मतलब वहाँ पे ऑटो आता है, वहाँ पे नहीं आता, यहाँ पे ऑटो आता है इसलिए। अब दूसरी चीज़ ये कि उसके साथ कोई पॉइंट ना हो, कोई किस्म का स्पेस बार ना हो, तो क्या स्पेस ऑटो आता है वहाँ पे GW बेसिक के अंदर। GW बेसिक के अंदर स्पेस आपको खुद से मिलेगा,
आप डाल नहीं सकते, डबल डालोगे तो वो फिर आपको पता है सिंटैक्स एरर आएगा, आपने इतना तो खोल के देखा ही होगा। और उसके साथ कोई भी साइन ना हो, मल्टीप्लाई माइनस का या प्लस का कुछ भी साइन नहीं हो, वैसे हमेशा जो नंबर होता है अगर उसके साथ कोई भी साइन नहीं है तो वो पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। तो ये रूल हो गए लाइन नंबर का, ठीक है। हाउ मच लाइन डेट वी हैव यूज्ड इन मेकिंग प्रोग्राम। अब इसके ये सवाल आता है कि हम लोग कितनी लाइंस बना सकते हैं प्रोग्राम लिखने के लिए, कितनी लाइंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर है ओनली 65,529 लाइंस वी यूज टू मेक अ सिंगल प्रोग्राम। एक प्रोग्राम बनाने के लिए हमें 65,529 लाइंस की इजाजत दी गई है इस्तेमाल करने की। तो वैसे ये बहुत ज्यादा, एक बहुत नहीं कुछ ज्यादा ही बड़ा है, आज तक मुझे लगता नहीं किसी ने इस्तेमाल करी होगी, वैसे करते भी नहीं है, ठीक है ना। ये सिर्फ बताने के लिए, मतलब एक दे ही दिया, अगर तुम बनाने वाले हो तो भाई बनाओ, इतने हमने तुम्हें इजाजत दे दी, माइक्रोसॉफ्ट वाले ये कहते हैं, ठीक है भाई। अब यहाँ पे ये फिर साइन चेंज हो गई है, पता नहीं क्या कर रहे हैं बनाने वाले, ठीक है। आप पढ़ लेते हैं इसको, साइड पे आ जाओ भैया आप भी, पता नहीं क्यों उधर चला जाता कोने में, हाँ सही है ना। हाउ मच कैरेक्टर वी हैव टू यूज इन वन लाइन ऑफ प्रोग्राम। अब बात ये आती है कि हम कितने कैरेक्टर यानी कितने डिजिट्स, जिसको आप कहते हैं अल्फाबेट्स, हम कितने इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमें वो कैरेक्टर्स इसलिए इस्तेमाल किया है कि हम कुछ भी इसके अंदर शामिल होगा, अल्फाबेट, नंबर्स, कुछ ये जो हमारे पास कोटेशंस होती हैं, ये जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। ये आपको मैं जब प्रैक्टिकल होगा जब बताऊंगा, ठीक है ना, कितने इस्तेमाल कर सकते हैं एक लाइन में। ओनली 255 कैरेक्टर, ठीक है ना। 255 हम लोग लफ्ज जो है कुछ भी स्पेस बार समेत, कोलन समेत, डबल कोटेशन को, डबल इन्वर्टेड कॉमास और ये रेशियो वाले जो आपको कोलन है या सिंगल कॉमा, जो भी है, एनीथिंग एल्स, एवरीथिंग जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ टोटल 255 इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये 255 इस्तेमाल होते भी हैं। अब वहाँ पे तो बहुत इतनी ज़्यादा लाइंस दे दी गई थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी मतलब मेरे ख्याल से सही दी है, बस एवरेज है, काफ़ी 255 एवरेज है। तो अब नाउ द क्वेश्चन इज इन व्हाट सीक्वेंस इज आवर प्रोग्राम शुड बी रन। अब ये पूछ रहा है कि हमने लाइन नंबर दे दिया, अब ये हमारा, मैंने आपको बताया था इंटरप्रेटर जो है पहले लाइन नंबर 1 चेक करता है, फिर 2 चेक करता है, मतलब जो लाइन बाय लाइन हमने लाइन लिखी, हम लाइन 2 हमने 3 4 5 अब ऐसे ऐसे करते करते यूं करते करते चेक करता रहेगा, ठीक है। मैंने बताया था आपको कंपाइलर, आप पूरा एक प्रोग्राम लिख लेंगे कंपाइलर में, फिर वो पूरा एक दफा चेक करके बताएगा, ठीक है। इसके अंदर कंपाइलर में ही होता है। इंटरप्रेटर मैंने आपको ऊपर डिफरेंस बता दिया था, अगर आपने वीडियो स्किप ना करी हो तो आपको पता होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखा, इफ यू टेक लाइन नंबर लाइक दिस, अगर आप लाइन नंबर आगे पीछे लेते हैं, जैसे 1 5, यहाँ पे 1 कैसे आ गया, 3 डाला था, पता नहीं क्या है, 1 3 5 1 5 3 4, यहाँ पे 2 डाला था, ठीक है ना भाई। अगर आपने लाइन नंबर इस तरह ले लिए 1 5 3 4 और 2 इस तरह से ले लिए, तो क्या होगा, आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। वजह ये चुके है ना, कंप्यूटर हमारा जो प्रोग्राम है ना वो रन किस तरह करता है, आपको बताता हूँ अभी, ठीक है ना। दिस अरेंजमेंट इन फिजिकल लुकिंग सो हैव देयर अ वेरी रिस्क विद योर प्रोग्राम। हमारा प्रोग्राम अगर आपको डिसअरेंजमेंट यानी कि डिसअरेंज हुआ है ना, देखें नंबर बात 3 नंबर है, आपने लाइन नंबर लिए तो डिसअरेंजमेंट हो गई है, लेकिन तो ये प्रोग्राम हमारा GW बेसिक कह रहा है कि मैं रन जरूर करूंगा, लेकिन बहुत रिस्क है आपका इसमें। अगर आपने कोई बड़ा इंटरनेशनल लेवल का प्रोग्राम बना दिया और आपने ये गलती कर दी तो भाई आपके तो फिर सारा काम आपका बिगड़ ही जाना है। वजह ये क्योंकि GW बेसिक क्या है, मैं तो प्रोग्राम रन करूंगा, ठीक है, उसने प्रोग्राम रन करना है। अब वो गलती क्या करेगा, वो गलती नहीं करेगा, गलती आप कर चुके हैं, वो सिर्फ अपने सही काम करेगा, ठीक है ना। अवर प्रोग्राम ऑलवेज एग्जीक्यूटेड अकॉर्डिंग to line number in ascending order, else you will lose all of your program. What will happen, you know, it will act as he knows, ठीक है ना। ये हमारा प्रोग्राम जो है हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में एग्जीक्यूट होता है, ठीक है ना। हमारा प्रोग्राम जो है हमेशा एग्जीक्यूट होता है असेंडिंग ऑर्डर। भले हम लोग कहीं से भी नंबर स्टार्ट करें, हमारा कंप्यूटर क्या करेगा कि लाइन नंबर 1 पहले एग्जीक्यूट करेगा, लाइन नंबर 2 भले आपने आखिर में लिख दी, उसके साथ आपने लाइन नंबर 2 लिखा तो आपका प्रोग्राम लाइन नंबर 2 से एग्जीक्यूट होगा, फिर 3 आपने भले बीच में लिख दिया, फिर तीसरा एग्जीक्यूट होगा, 1 2 3 4 5 ऐसे एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे एरो यहाँ पे मैंने बनाई पिक्चर, तो आप चेक कर सकते हैं, पहले ये 1 से 2, ये 3 ये कहते हैं 4 से 3 और फिर ये 5, इस तरह से ये एग्जीक्यूट होगा। आज समझ में आपको, छोटे समझ में आया क्या? तो ये गलती आपने कभी नहीं करनी है। और अगर आपने करनी है तो आपको ये याद रखना है, मतलब आपने नंबर आगे पीछे ले लिए तो आपने ये याद रखना है कि मैंने लाइन नंबर 2 नीचे लिखी है तो मैंने लाइन नंबर 2 बल्कि जिसे कोई बंदा प्रोग्राम बनाता है, ये वजह क्या है इसकी कि ये असेंडिंग ऑर्डर में क्यों लेता है, लाइन बाय लाइन क्यों नहीं लेता, इसकी वजह किसी ने प्रोग्राम बनाया,
वो प्रोग्राम में एक लाइन लिखना भूल गया। अब वो प्रोग्राम को वो लाइन नंबर लेकर और वो प्रोग्राम मिटाना पड़ेगा उसको पूरा। आप इस तरह इरेज नहीं कर सकते बैकअप से और बैक स्पेस से इतना आसानी से इरेज नहीं कर सकते, क्योंकि आपने एंटर दबाया, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है और आपने क्या कहते हैं अगला लाइन नंबर लिखेंगे, आपकी कमांड एग्जीक्यूट हो गई है। समझ में आ गई आपको? एक लाइन आपने लिखी, मैंने बताया, उसने पढ़ ली, उसने गलतियां इतनी निकालनी थी, जब निकाल ली बस। आप उसको बैक स्पेस इस तरह नहीं कर सकते। अगर आपने कोई लाइन लिखना भूल गए, लाइन नंबर 2 लिखेंगे बाद में, तो लाइन नंबर डालेंगे, तो इससे ना प्रोग्रामर को जो प्रोग्राम वर्क करता है उसको फायदा होता है। इन्होंने हमारे लिए फायदा रखा है, लेकिन हम गलत समझ रहेंगे, ठीक है? तो ये याद रखना है हमें। अब दूसरी चीज ये, एंड आल्सो रिमेंबर दैट ईच लाइन इज यूज्ड फॉर ओनली वंस, कांट यूज इट अगेन। मींस दैट कि अगर आपने लाइन नंबर 1 ले लिए तो आप लाइन नंबर 1 दोबारा नहीं ले सकते। मींस देखिए नंबर आपने एक नंबर जो है ना आपने लाइन का, वो नंबर 1 रख लिया। अब आपने खूबसूरती लिखने के लिए ना नंबर एक और 1 ले लिया बीच के अंदर कि यार ये तो डिजाइन के लिए अच्छा लगा, पर यहाँ पे कोई डिजाइन का काम ही नहीं है। और ये तो कहाँ से डिजाइन वाला, ये आपको चीज डिजाइन वाली कहाँ से लग रही है मुझे ये पता है? ये कहीं से डिजाइन लग रहा है? ये तो इतना अजीब सा। अगर आप कंप्यूटर में अपना GW बेसिक बीटा ना डालें ना, नहीं डालें, खोले अपने कंप्यूटर में टाइप करें इस सर्च बार में देखा, या मैंने ना भी यहाँ पे सर्च बार भी डिसेबल हुआ क्योंकि मैं आपको अभी प्रेजेंटेशन के जरिए पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए। तो आप सर्च बार में जाएं विंडोज स्टार्टर बटन के, तो वहाँ पे लिखें कमांड प्रॉम्प्ट, है ना? अगर कमांड प्रॉम्प्ट भी नहीं लिखते, CMD ऐसे लिखते हैं, तो कमांड प्रॉम्प्ट का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। वो बिल्कुल एज इट इज सेम, बिल्कुल ऐसा ही होगा दिखने में, ठीक है ना? उसका काम अलग है लेकिन वो दिखने में बिल्कुल ही ऐसा होगा। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे। यूजेस ऑफ फंक्शंस कीज इन प्रोग्राम। अब फंक्शंस कीज का क्या इस्तेमाल है हमारे प्रोग्राम के अंदर? F4 फॉर सेव द प्रोग्राम, F3 फॉर लोड द प्रोग्राम, F2 फॉर रन द प्रोग्राम, ठीक है भाई? F4 से हमने जो प्रोग्राम बनाया है, जिसे हमने एक प्रोग्राम बना दिया प्लस माइनस करने के लिए। अब इसके अंदर फायदा हमें ये होता है कि हम कैलकुलेटर में बार बार प्रोग्राम का, इसके अंदर प्लस माइनस का प्रोग्राम बनाने का फायदा बता रहा हूँ, ठीक है ना? जैसे हम कैलकुलेटर में बार बार एक डिजिट डालते रहते हैं कि हमें ना प्लस इसको माइनस करो, इसको प्लस करो, या फिर हम किसी एक्सेल में जाते हैं तो हमें बार बार ये काम करना पड़ता है। अब हमने इसमें के अंदर प्रोग्राम बना लिया एक दफा, ठीक है भाई? तो हमने उस प्रोग्राम को खोलना है, उसके बाद ये हमसे पूछेगा कि ना आपने जो प्रोग्राम बनाया था वो प्लस माइनस का था, आप बताएं आप किस नंबर को प्लस करना चाहते हैं, किस नंबर को माइनस करवाना चाहते हैं, ठीक है? तो वो प्रोग्राम अगर सेव हुआ होगा तो ये बार बार पूछेगा नई वैल्यू, ठीक है? अगर वो सेव नहीं हुआ होगा तो वो ये नहीं पूछेगा। ये एक मेन चीज तो ये हो गई आपकी। अब F3 ये होती है, अब आपने जो सेव करा हुआ प्रोग्राम है ना, इस F3 से आप लोड कर सकते हैं। आप लोड किस तरह करेंगे? आप F3 दबा के, वो भी एक बताता हूँ आगे जाके। अब F2 क्या है? F2 से आप अपने प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। अब रन से मुराद यानी कि आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आपने कोई एक, अगर आप इनडायरेक्ट मोड, डायरेक्ट मोड मैंने शायद अभी नहीं बताया, अभी नीचे जाके, हाँ शायद कभी बताया नहीं, अभी नीचे आएगा। हाँ, आपका डायरेक्ट मोड और इनडायरेक्ट मोड जो मेन चीज़ है ना वो अभी रहती है, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर मैं बता दूं कि ना, जैसे आपने एक स्टेटमेंट लिखी, स्टेटमेंट लिखने के बाद आपने उसको एंटर करा दिया तो वो रन हो गई प्रोग्राम आपकी ऑटोमेटिक। उसके बाद आपने पूरा प्रोग्राम लिख लिया। अब पूरा प्रोग्राम आप चाह रहे हैं रन हो जाए, जो मैंने जिस चीज़ के लिए मैंने प्रोग्राम बनाया वो प्रोग्राम मेरा बन जाए, तो आपने क्या करना है कि आप F2 भी दबा सकते हैं या रन पूरा भी लिख सकते हैं। वैसे जितने भी शॉर्टकट कीज है ना, ये F4 सेव के लिए आप सेव लिख के भी कर सकते हैं, F4 से भी कर सकते हैं, लोड लिख के भी कर सकते हैं, F3 से भी कर सकते हैं, रन लिख के भी कर सकते हैं, F2 से भी कर सकते हैं, ठीक है? अब दूसरी चीज यहाँ पे ये आती है, नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू सेव, ठीक है ना? अब सेव किस तरह? F4 दबा दिया आपका सेव हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है कि भाई मैं तो F4 दबा लिया चल भाई सेव हो गया, अब मैं दोबारा भाई मजे मेरे। तो अब आपका क्या सीन है कि आपने अब इफ यू यूज शॉर्ट की F4 सेविंग प्रोग्राम यू कैन शो सेव इनवर्ट, ये देखो डबल कोटेशन में अगर आपने F4 की दबाई है तो आपको ऐसा जो ये दिख रहा है सेव डबल कोटेशन में इस तरह से लिखा हुआ जाएगा। डबल में मतलब इस तरफ भी ना, इस तरफ नहीं होगा, सिर्फ एक तरफ लिखा हुआ होगा, ठीक है? तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा दिस टाइप ऑफ कमांड आर रिपेयर्ड, ये इस टाइप का कमांड आपके सामने जाहिर हो जाएगा। द स्क्रीन शो व्हाट टू डू नाउ, तो आपने कहते हैं ऑन द स्क्रीन शो व्हाट टू डू नाउ, आपने अब क्या करना है, ठीक है? फॉलो दिस स्टेप। आपके पास ये सेव लिखा हुआ आ जाएगा, आपने बीच में अपने प्रोग्राम का नाम लिखना है, जो आपने प्रोग्राम बनाया है उसका नाम लिखना है। मैंने लिख दिया सैयद हमास ऑनलाइन कोचिंग, ठीक है? अब लिखने के बाद उसको मैंने यहाँ पे कॉमा डॉट लगाया, फुल स्टॉप। उसके बाद ये बेस क्या है? BAS। अब ये बेस जो है ना, इसकी एक तरीके से इसकी बेस है, यानी कि इसकी एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन यानी कि फॉर्मेट, आपने एक फिल्म डाउनलोड करी या मूवी डाउनलोड करी या कोई वीडियो डाउनलोड करी, उसका फॉर्मेट क्या होता है? उसका फॉर्मेट MP4 होता है। मैं आपको अभी जाके समझाता हूँ। अगर पुट योर नेम ऑफ योर प्रोग्राम है
इन इन्वर्टेड, ठीक है ना। इन्वर्टेड कॉमास में आपने नाम लिखना है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, जो इंग्लिश में बंदा देख रहा हो उसके लिए मैंने पूरा प्रोग्राम भी बनाया है ताकि उसको समझ में आए, वरना मैं डायरेक्ट भी बता सकता था, लेकिन इससे आपको प्रेजेंटेशन से बहुत आसानी होगी, क्योंकि ना आप स्क्रीनशॉट भी साथ साथ लेते जाएं, जो चीज़ आपको ना याद रखनी है और आपको याद नहीं हो सकती, आपको पता है उस चीज़ के लिए, ठीक है। अब इंस्ट्रक्शन, द कॉम्प्लिकेटेड कंफ्यूजन इज व्हाट इज दैट, मैंने बताया ना आपको ये बेस क्या चीज़ है, तो ये बेस का इट इज एन एक्सटेंशन फॉर्मेट। फॉर एग्जांपल आप म्यूजिक, जब म्यूजिक की एक्सटेंशन होती है भाई MP3 सॉन्ग दे दो और तस्वीर डाल दो, आप जो कंप्यूटर के अगर आप कोई पिक्चर वगैरह खोलते हो तो उसके आगे आप देखना कि JPG लिखा हुआ होता है, JPG यानी कि उसका एक्सटेंशन यानी कि उसका फॉर्मेट है, और ये वीडियो का MP4 होता है। अब जो GW बेसिक का जो एक्सटेंशन है और फॉर्मेट है ना वो बेस है, BAS, वो कैपिटल वर्ड्स में नहीं स्मॉल वर्ड्स में, ठीक है। अब आ जाता है हाउ टू लोड योर सेफ प्रोग्राम, अपना लोड कैसे कर सकते हैं सेफ प्रोग्राम, ये मैंने F3 से मैंने बताया था। F3 दबाना है आपने, F3 दबाने के बाद आपका प्रोग्राम क्या बोल रहा है, ये इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रेस F3 की, नाउ यू कैन सी लोड कमांड इज अपेयर्ड इन योर स्क्रीन, सो व्हाट टू डू नाउ, उसी तरह आपके सामने लोड प्रोग्राम जाहिर हो जाएगा। F3 दबाने पर आपने क्या करना है, फॉलो दिस स्टेप, मैंने अब लोड इस तरह लिखा हुआ है, आपने अपने कमांड का नाम लिखना है और एक्सटेंशन लिखनी है, कॉमा बंद करने, और फिर आपने इंटर यानी कि अपना रन प्रोग्राम रन कर देना है, यानी कि इंटर प्रेस कर देना। नाउ टाइप योर प्रोग्राम नेम है, इट शुड बी एक्जेक्टली द सेम एज योर प्रोग्राम नेम, यहाँ पे जो प्रोग्राम का आपने नाम लिखना है ना वो प्रोग्राम का नाम वो ही बिल्कुल उसी तरह लिखना चाहिए, बिल्कुल अलिफ से लेके ये तक, बिल्कुल जो कैपिटल है स्मॉल लेटर है जिस तरह भी है वो आपने उसी तरह लिखने जो पिछले वाले जो अपने प्रोग्राम आपने सेव किया था, पिछले जो आपने प्रोग्राम जिस नाम से सेव किया था, ठीक है। तो ये आपने ये चीज मेन जो है ना, एक मेन चीज ये आपने ये याद रखनी है, बिल्कुल आपने तो भूलना नहीं, अगर आप भूल गए तो आपका प्रोग्राम लोड नहीं होगा। अब आपका बात रहती है आप अपने प्रोग्राम को रन किस तरह कर सकते हैं, एग्जीक्यूट किस तरह कर सकते हैं, हाउ टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। एक ही चीज है, आप बहुत से लोग बोलोगे रन कभी बोल रहे हो कभी एग्जीक्यूट बोल रहे हो, बात एक ही है, ठीक है, बात एक ही, एग्जीक्यूट करना यानी रन करवाना, रन करवाना मीन्स रन करवाना, No! God, please, no! ठीक है, रन करवाना मतलब रन करवाना, एग्जीक्यूट मतलब रन करवाना, और लोड मतलब अब हमने बता दिया भाई लोड। अब तो लोड का मेन मकसद क्या होता है लोड करने का, डायरेक्ट भी तो रन कर सकते हैं, लोड का मेन पॉइंट ये होता है कि हमारा प्रोग्राम है रैम पे आना चाहिए, हमारा प्रोग्राम रैम पे नहीं आएगा, सिस्टम पे नहीं आएगा तो हमारा प्रोग्राम रन कैसे होगा भाई। जो कोई चीज़ अगर हम जैसे साइकिल है या बाइक है रोड पे ही नहीं निकालेंगे तो चलेगी कैसे, घर में घुमाते रहोगे, घर में घुमाते घुमाते क्या बाहर निकल जाओगे क्या, ऐसा नहीं होता। हमें इसी तरह से हमें रोड पे लाना है, रैम पे लाना है, सेम वर्ड लग रहे हैं वैसे रैम और रोम, हाँ सेम ही लग रहा है, ठीक है। अब हमारे आ जाते हैं मोड्स ऑफ ऑपरेशन, मेथड्स ऑफ इनपुट, मैंने अभी बताया था इनडायरेक्ट और डायरेक्ट मोड बताऊंगा। अब ये बोल रहा है मोड ऑफ ऑपरेशन, मेथड्स ऑफ इनपुट, यानी कि हम इसके अंदर किस तरह इनपुट कर सकते हैं, इसके अंदर कितने तरह के मोड्स मौजूद हैं, ठीक है, ये चीज आपने याद लेनी है। No. अब डायरेक्ट मोड होता है, एक इनडायरेक्ट मोड होता है। यहाँ पे वी यूज इनडायरेक्ट मोड टू मेक अ प्रोग्राम, वी कैन नॉट मेक अ प्रोग्राम इन डायरेक्ट मोड, ठीक है। हम लोग यूज करते हैं इनडायरेक्ट मोड प्रोग्राम बनाने के लिए, और अगर हम एक प्रोग्राम नहीं बनाने डायरेक्ट एक चीज मतलब एक छोटा सा वो कमांड वमांड एक्सेस करवा रहे हैं तो हम लोग डायरेक्ट मोड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे देयर इज नो ऑप्शन टू सिलेक्ट डायरेक्ट मोड एंड इनडायरेक्ट मोड, वी डिसाइड दैट वी वांट व्हाट वी वांट, ठीक है। हमने यहाँ पे कोई भी एक ऑप्शन नहीं है कि हम सिलेक्ट करें डायरेक्ट मोड में काम करना, भाई मैंने चलो भाई ये इंटर कर लिया सिलेक्ट करके मैं डायरेक्ट मोड पे काम करूंगा या मैं इनडायरेक्ट पे करूंगा, भाई नहीं ऐसा नहीं है, आपने खुद सिलेक्ट करना है कि मैं डायरेक्ट पे करूंगा या इनडायरेक्ट पे करूंगा। अब आप में से कुछ तो बोल रहे होंगे भैया ये क्या भी बोला ऑप्शन ही नहीं तो किस तरह करेंगे, तो भाई यहाँ पे लिखा हुआ पढ़े ना खुद से भी, if you using line number so you are working on indirect mode, or if not you are not direct mode, you are on direct mode। अगर आप लाइन नंबर इस्तेमाल करते हैं तो आप समझ लीजिए आप इनडायरेक्ट मोड पर है, और अगर आप लाइन नंबर नहीं इस्तेमाल करते तो आप ये समझ लीजिए आप डायरेक्ट मोड पर है, ठीक है। बेसिकली डायरेक्ट मोड इज एन ऑटो मोड, देयर इज नो यूज ऑफ स्टेटमेंट बिकॉज द रीजन इज वी आर नॉट मेक अ प्रोग्राम। अगर इसी ना बेसिकली यानी कि बुनियादी तौर पर डायरेक्ट मोड जो है एक ऑटो मोड है, यानी कि खुद से चलने वाला वो है सिस्टम है, क्योंकि इसमें कोई लाइन नंबर नहीं होता तो कोई हमें डायरेक्ट वो कोई वेट नहीं करना पड़ता, हम कमांड लिखते हैं, इसमें स्टेटमेंट नहीं लिख सकते, स्टेटमेंट होती हैं जो मैंने उसको बतानी होती है, भाई अभी तुमने ये करना थोड़ी देर बाद, ये स्टेटमेंट है, ये लिख देनी है ए बराबर ए बी के, ठीक है ना भाई, बी की वैल्यू हमने देनी है लाइन नंबर 5 के बाद, और फिर उसको ये करना है तुमने, और तुमने उसको लाइन नंबर 8 में तुमने बताया उसको ये करना है। अब जाके तुम थोड़ी देर बैठ जाओ, अभी तुम ये करो वो, मतलब मैं मिसाल दे रहा हूँ, इस तरह से ये स्टेटमेंट्स कहलाती हैं, ये आप इसके अंदर नहीं दे सकते, क्योंकि आप एक कमांड लगाएंगे प्लस लिखेंगे प्रिंट इन्वर्टेड कॉमास सैयद हमास
फिर कॉमास बंद, फिर दोबारा लिखेंगे प्रिंट, कॉमास बंद, फिर आप इंटर करेंगे और लिखा हुआ जाएगा सैयद अहमद। कोई लाइन नंबर चेंज नहीं होगी, वजह ये, ठीक है ना। हम प्रोग्राम भी नहीं बना रहे। दूसरी चीज होगी हम लोग ओनली यूज कमांड, हम कमांड्स का इस्तेमाल करें। स्टेटमेंट्स आर यूज्ड इन डायरेक्ट मोड टू मेक अ प्रोग्राम। स्टेटमेंट्स इनडायरेक्ट मोड पे इस्तेमाल होती है, यानी कि लाइन नंबर पे इस्तेमाल होती है। याद रखना है, आपने भूलना नहीं है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। वजह ये आसान से मैंने बताया, वजह ये कि भाई अगर आप भूल गए तो आपका सत्यानाश है, ठीक है ना भाई, सत्यानाश हो जाएगा आपका। मीन्स डेट ये। अब व्हाट इज स्टेटमेंट एंड कमांड। अब स्टेटमेंट और कमांड क्या चीज़ है, स्टेटमेंट और कमांड में क्या फ़र्क है, हमारा GW बेसिक भी पूरा होने वाला है, ठीक है। स्टेटमेंट और कमांड में बहुत से लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, यार स्टेटमेंट ये कमांड वो। तो मैं आपको बता दूं कि बोथ आर एग्जीक्यूटेड इंस्ट्रक्शन बट अ लिटिल बिट डिफरेंट इज कमांड एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली एंड स्टेटमेंट हैज टू बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। अब इसका मतलब ये कि दोनों जो है ना, इंस्ट्रक्शन और कमांड जो है वो एग्जीक्यूटेड यानी कि प्रोग्राम रन होने वाले हैं, ठीक है ना। एग्जीक्यूटेड रन होने वाले हदायत हैं जो कंप्यूटर को दिए जाते हैं। बस थोड़ा सा छोटा मोटा कोई फर्क ये है कि ना कमांड जो है वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाता है, हमें कोई वेट नहीं करना पड़ता है, हमें वो प्रोग्राम में कमांड लगाते ही नहीं है। अब बस स्टेटमेंट जो है ना वो हमें रन करवानी पड़ती बाद में जाके, बस इतना सा फर्क है, ये याद रख लें, सारा काम आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। ये आपने याद रखनी है, ये आपने भूलनी नहीं है। अगर आप ये भूल गए तो मसला हो जाएगा ख़राब, बस ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब हमारा टॉपिक ख़त्म। अब मैं आपको 110 गारंटी दे दी है मैंने आपको कि आपको बेसिक के B से लेके और BASIC पूरा समझ में आ गया होगा। मतलब आपको अभी प्रोग्राम बनाना नहीं आया, लेकिन प्रोग्राम समझ में आ गया। आप समझ में आ गया तो आप प्रोग्राम मेरे ख्याल से खुद भी बना लेंगे बिना सिखाए, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा लाइन बाय लाइन। लेकिन मैंने इसलिए ये प्रोग्राम का खुद बनाया है सारा पूरा का पूरा, ताकि आपको समझ में। अभी आपने इतना बड़ा लेक्चर कैरी कर लिया, यहाँ से लेकर ये पूरा समझ लिया। पहले हमने सीखी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सॉरी प्रोग्राम क्या होता है, फिर हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी, ट्रांसलेटर सीखे, और उसके बाद हमने भी GW बेसिक सीखा। क्योंकि इसके बगैर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ट्रांसलेटर्स और प्रोग्राम को जाने बगैर हम लोग नहीं कर सकते थे कि GW बेसिक क्या चीज़ है। तो अब हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी बोल रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है भाई। तो जिसमें हम लोग प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे GW बेसिक का, और दूसरी चीज़ें भी करके बताऊंगा मैं आपको कि क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं इसके अंदर, और दूसरे सॉफ्टवेयर्स का भी इस्तेमाल करके बताऊंगा। No, God, please, no! जो मैंने कहा था, फिर मैंने बहुत पहले कहा था आपको कि हमारे चैनल के ऊपर जल्द से जल्द के ना कंप्यूटर के बारे में बहुत सारी वीडियोस आने वाली है, कंप्यूटर के ना ऑपरेटिंग सिस्टम्स और ऐप सॉफ्टवेयर वगैरह के बारे में, और डेवलपमेंट के बारे में, और भी बहुत सारी चीज़ें आती रहेंगी। तो मिलती है, तो मुलाकात होती है फिर किसी और नई वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह।